पुलिस वालों का जिस तरीके से टॉर्चर करता था अतीक अहमद, कुछ किस्से आपसे भी जानना चाहता हूँ। कुछ लोगों को कर्मों का हिसाब इसी जन्म में मिल जाता है, जिस तरीके से उनका भी अंत हुआ। तो क्या कुछ किस्से थे, किस तरीके से एक पुलिस वाला जो उनके पास कभी गया कि आपको थाने चलना है, पूरा किस्सा जी, एनडीटीवी के शुरुआत में यही दर्शकों को बताते बताइए। थे कि जब नया-नया इसने राजनीति और हत्या करके, तो उसके बाद सबसे पहले तो उसने क्या था कि इस्लाम अहमद का कत्ल उसने किया था, मोहम्मद इस्लाम 1978। फिर चांद बाबा का कत्ल किया था अपने गुरु का, जब ये 19 इसका इलेक्शन शुरू हो गया इलाहाबाद पश्चिम का, काउंटिंग के 2 दिन पहले इसने इनका कत्ल कर दिया। फिर पुलिस वाले की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुछ सम्मन लेने गया था, तो सम्मन लेने गया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ गद्दी पे आकर के तुम लोग यहाँ पर सम्मन लेके आए हो। बस उसको भी टॉर्चर चेमे लगा कि उसकी खाल खरोच खरोच करके चौराहे लोथड़ा फेंकवा दिया और कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दिया कि ये लोथड़ा पड़ा, जाके ले जाओ और दोबारा हिम्मत मत करना यहाँ आने की। तो इस तरीके का टॉर्चर, और मैं यही कहता हूँ कि तत्कालीन आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसके पहले कि ऐसे कांड ना हो, दोबारा ना हो। आपको गेस्ट हाउस कांड को रीओपन करना होगा, जिसमें मायावती जी को जलाने की इसने कोशिश की, और पूरा वहाँ लखनऊ का भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांध के बैठा रहा। ये जब 3-4 कांड हो रहे थे, बातें तो 9 लाख की सब सुन लीजिए आप सबसे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, सिर्फ मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि आपकी नाक के नीचे, क्योंकि आपके शोज के बाद लोग पूछते थे कि ताऊ आज तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमने क्या किया? उनका हम जब रहेंगे, हम मेरे डीजीपी पैदाइशी नहीं था, मैं ये तो एसएसपी नैनीताल था, ये एसएसपी एटा था, एसएसपी आगरा। वहाँ रहते हुए अतीक क्या मैं तब करता अगर हमारे एरिया में वो ऑपरेट करता। अगर हमारे एरिया में जिस दिन उसने ऑपरेट करने का मौका दिया 2007 में, हिसाब उसी दिन हो गया। और रही बात इनकी, मुख्तार ने भी यही कहा था जब मैं बनारस पोस्ट हुआ तो उनका कि ये मेरी हत्या करा देंगे, अगर मेरी हत्या होती इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। अच्छा, ये किस्सा बड़ा मशहूर है कि आप जब डीजीपी बनाए गए, उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी मुख्तार अंसारी ने जी। कि मुझे डीजीपी साहब से जान का खतरा है। तो यही किस्सा बता रहे हैं। मैं वही किस्सा बता रहा हूँ, तो ये इनके मन में दहशत थी, लेकिन मैं लोगों को परसेप्शन बता रहा। अब गेस्ट हाउस कांड होता है, तत्कालीन जो भी अधिकारी थे मैजिस्ट्रेसी में और पुलिस के, और इलाहाबाद में जितने भी कांड हुए थे, तत्कालीन जो भी अधिकारी थे मैजिस्ट्रेसी में, पुलिस में, मैं चाहूँगा कि उनकी एक जांच यूपी सीआईडी या एसआईटी करके देखे आपकी मजबूरी क्या थी, किसके दबाव में आके आपने एक्शन नहीं लिया और क्यों नहीं लिया। इससे अच्छा था कि आप इस्तीफा दे देते, चले जाते घर। कहते हैं कि इसका जो भाई था अशरफ अतीक अहमद का, नाम अतीक का था, लेकिन जिस तरीके से वो टॉर्चर करता था उसका तरीका अलग था, महिलाओं के साथ जो जो उसने किया। तो क्या अशरफ की कुछ कुंडली खंगालिए, क्या क्या उसने किया, कैसे अतीक अहमद के साथ जो लास्ट में मारा गया, बड़ी दुनिया ने देखा, लेकिन जो उसकी गुनाह थे कहते हैं कि बहुत ही बुरे तरीके से वो भी वैसा ही सैडिस्ट था जैसा कि अतीक था। मैं केवल 2 एग्जाम्पल देता हूं कि एक एग्जाम्पल ये था कि कुन्नू करके एक आदमी था, उसने इनसे भी बढ़िया मकान, अतीक से बढ़िया मकान अतीक के सामने बनाया। अशरफ छत पर जाते हैं और टेलीस्कोपिक साइट राइफल से कि बिल्कुल एक, मैं समझता हूं कि एक डिज़ाइनर वेपन रहा होगा, उसकी कीमत कम से कम 30 लाख से कम नहीं, और उससे उसकी हत्या कर देता है। इसी तरीके से एक और लड़का था, ईद के दिन जैसे ईद की नमाज पढ़ के आ रहा तो वहीं ईदगाह के सामने उसकी हत्या, कोल्ड ब्लडेड डिलिबरेट। और मेरे टाइम में तो जिस तरीके से एक तो बच्चियां बिल्कुल नादान, यतीम खाने की यानी ऑर्फनेज की बच्चियां, अनाथ आश्रम की बच्चियां, उनके साथ गैंग रेप करना, करवाना, इसलिए नहीं कि उसको बस एक सबक दिखाना है, अपना टेरर फैलाना है, वो भी दिमागी तौर पे उतना ही परवर्ट था जितना कि ये अतीक जी थे। तो मुनीश जी ये कहना बिल्कुल सही है कि ये दोनों का एक दूसरे की राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। ये आप जब डीजीपी बने उत्तर प्रदेश के, उस समय ये एक माफिया नहीं, एक सिस्टम था। तो आपको क्या क्या, मतलब क्या उस समय आपको चुनौतियां पेश आई होंगी, और जिस तरीके से ये पुलिस वालों को बंधक बना लेना, पुलिस वालों का टॉर्चर करना, एक बड़ा किस्सा मशहूर है कि कोई पुलिस वाला गया था संबंध लगाने के लिए, तो क्या उसको वो मार के किस्सा उसका था, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। उस सिस्टम में आपको क्या क्या उस समय परेशानियां पेश आई होंगी? ये तो बात पुरानी, जितनी बातें आप बता रहे हैं पुरानी ही, 2000 पहले की है। मैं डीजीपी बनता हूँ वर्ष 2007 में जी। और मेरा एक एटीट्यूड रहा कि जो अपने को सबसे बड़ा तुर्रम खा समझता है, सबसे बड़ा, वो आ जाए और फिर 2-2 हाथ आज हो ही जाए।
डीजी से ऊपर तो मुझे कहीं जाना नहीं था, डीजीपी बन गए आप चाहे 1 दिन रहें या चाहे 5 साल रहेंगे तो आप पूर्व डीजीपी। तो बेहतर ये होगा कि हमारे स्वर्गीय बड़े भाई, हमारे बैचमेट सीएम भट्ट साहब ने कहा, विक्रम रिकॉर्ड बना लो, तुमने वैसे भी तमाम रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे शौर्य पदक के हों, किसी चीज़ के, अब तुम वो काम कर दो कि जो किसी ने न किया हो। तो मेरी चुनौती थी कि जैसे ऐसे जितनी भी फाइलें हैं, जैसे किसी ने अपनी बॉनेट पे बैठा के डिप्टी एसपी को पूरे लखनऊ में घुमाया, वो फाइल ले आओ। एक एमएलए ने किसी एसपी को अभद्र व्यवहार किया था, वो फाइल ले आओ। खैर ये सब मैं कर ही रहा था सबको, जिनकी एफआईआर नहीं लिखी होंगी तो मैंने कहा एफआईआर काउंटर खोल देते, जिनकी एफआईआर नहीं लिखी गई ला करके एफआईआर लिख दे। सबकी एफआईआर लिखा गया। हालांकि ये भी कहा गया कि जब 5-6 हज़ार प्रदेश में अपराध पंजीकृत हो गए तो ये कहा गया अपराध स्थिति भयावह का, अपराध स्थिति भयावह नहीं, ये जो 5-6 हज़ार मुकदमे हैं ये पिछली सरकारों में जो नहीं लिखे गए थे, ये वो है। गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है। मेरे चार्ज देने के 5-6 दिन के अंदर ही अशरफ ने, शायद इनको कोई चीज़ कंपल्शन इनके रहे होंगे, बच्चियों का अनाथालय था, यतीम खाना था, उस पर इनको कब्जा करना था इलाहाबाद में। तो अशरफ ने क्या किया कि उस यतीम खाने की दीवार गिरा करके बच्चियों का गैंग रेप करके, तो ये बात बड़ी सनसनीखेज थी। तो ये टेस्ट केस था हम लोगों के लिए, हमारे लिए ख़ास तौर पे, कि आपका क्या एटीट्यूड रहेगा। आप भी कहेंगे भैया सोच समझ के करना चाहिए था, अब मेरे रहते हुए अशरफ भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो मुझे चूँकि जीवन ने कभी समझौता किया नहीं है, तो मुनीष जी ने कहा कि जितने भी आपके तर्कस में तीर हैं, आप एनएसए से शुरुआत कीजिए। एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और आईपीसी की तमाम धाराओं में इतना इनको रौंद दीजिए कि ये अब ताज़िंदगी इनका जो है दफन वफन की कार्रवाई अब इनकी सलाह के पीछे ही हो। ये मौका इन्होंने खुद ही हमें दे दिया खिदमत का। इतना करना था कि बिल्कुल मान लीजिए बुलडोज़र सब चल गए सारी, मतलब इनको उम्मीद थी कि बुलडोज़र चलेगा, और वो भी 2007 में, अब चल रहा तो बात अलग है, लेकिन बुलडोज़र तब चल गया, वो एक ऐतिहासिक एक गतिविधि थी। अब शाइस्ता परवीन इनकी जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने टाइम मांगा कि हम मिलना चाहते हैं आपसे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आप कल 10 बजे सुबह दफ्तर में तशरीफ़ लाइए। तो शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद को, इतना बड़ा रहा होगा 4 या 5 साल का, उसको लेकर के आई। तो जैसे जितना बड़ा आपका ये है, तो हमने कहा कि बेटा तुम जब वहाँ जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट और बच्चों के कॉमिक्स किताबें मंगाता हूँ, तुमको पढ़ो। क्योंकि जो हमारी बात शाइस्ता से होनी थी वो ऐसी नहीं थी कि बच्चा उसको सुने तो उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था जी। शाइस्ता से बातचीत हुई। शाइस्ता ने कहा कि आप मेरे बुज़ुर्ग हैं और मैं चाहती हूँ, मेरी एक गुजारिश है कि मैं बेवा नहीं बनना चाहती। हमने कहा कौन चाहेगा बेवा होने, सब चाहेंगे कि आप आबाद रहें, खुशहाल रहें, अमन व अमान रहें, लेकिन मेरे चाहने से बेगम साहिबा कुछ नहीं होता है। मेरा एक बहुत आसान और मुफीद मशवरा है, जाके अपने शौहर से गुजारिश कर लीजिएगा कि जब तक मैं हूँ मुझे खिदमत का मौका न देंगे, वरना मैं उधार नहीं रखता। इन्होंने मौका दिया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा ऐसी सेवा होगी कि आप अपने नाती पोतों को बताएंगे ऐसी सेवा हो गई। तो मुझे मेरी गुजारिश यही कि खिदमत का मौका न देगा। तो समझ गई बात को। मुझे बताया जाता कि शायद खुद भी एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है, तो उनको मालूम हो गया होगा, बता दिया होगा कि क्या क्या हो सकता है। समझ बात आ गई। फिर बेटे को मैंने कहा कि बेटा ये इनकी तरबियत और इनकी तालीम पे गौर कीजिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए। लेकिन कहाँ होने वाला था। आप असद की बात कर रहे हैं जिनका इनकाउंटर हो गया था जी। तब इतना बड़ा बच्चा था वो। तो उसके पहले भी आप देखें, जब टीनेजर था 12 साल का, तो काला पठान सूट पहन के किसी शादी में AK-47 बर्स फायर कर रहा था। और बाप ने किसी से कहा भी था, देखो हमें अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना है, उनको मुझे अपनी तरह बनाना है। तो जब पहले ही आपने कमर कस ली कि हमको अपने बच्चों को क्या बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत फिर उनको महफूज नहीं रख सकता है। अभी शाइस्ता की बात चूँकि कर रहे हैं आप, अतीक अहमद की जो बीवी हैं, अभी काफ़ी समय से STF पुलिस तलाश रही है, तो आपको क्या लगता है कहाँ हो सकती हैं, क्योंकि आप तो DGP रहे हैं? आप कायदे से अगर पता लगाना चाहें तो आप पता लगा सकते हैं उसको। अच्छा छोड़ दीजिए उस चीज़ को, लेकिन आप वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अच्छा विल है, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? आप अतीक की माली हालात को क्या समझते हैं? 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति तो सरकार ने जब्त कर ली है और उस पर गरीबों के मकान बना करके बंटवा दिए हैं। इससे 10 गुनी ज़्यादा प्रॉपर्टी और होगी, और शाइस्ता उसकी वाहिद मालिक है। बात शाइस्ता की नहीं है, बात उसकी है कि आखिर वो 15-20 हज़ार करोड़ की संपत्ति, बड़ा मॉडर्न एस्टिमेट बता रहा हूँ, उसके मालिकाना हक गुड्डू बम्बास के पास है,
उसके किसके पास है, उन तमाम चीज़ों के अगर आप देखें तो आप जो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो अब कहाँ हो सकती है शाइस्ता? दुबई ना, बांग्लादेश ना, थाईलैंड ना, म्यांमार ना, तो हो कहाँ सकती है? पाकिस्तान मुझे लगता है आप कहने वाले। हाँ, चेहरा बदल के प्लास्टिक से, नहीं दूसरा भी ऑप्शन है। जैसे बबलू श्रीवास्तव ने क्या किया था, अपना पूरा हुलिया बदल करके नई आइडेंटिटी ले करके नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, क्योंकि शाइस्ता भी हों या इसकी मुख्तार की बीवी हों, इनको ये मालूम है, हालांकि महिलाएं हैं, इनका शायद मुठभेड़ वगैरह तो ना हो, लेकिन अंजाम ठीक नहीं, उनको मालूम है कि अंतिम संस्कार इनका भी दफन वगैरह सलाह के पीछे ही होगा। तो विकल्प दो है कि थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी चेंज करा करके पाकिस्तान जाके, या बांग्लादेश तो नहीं, पाकिस्तान जा करके एक नई ज़िंदगी, और पूरा प्रोजेक्ट जो है मुश्किल से 10 करोड़ का इनके लिए होगा। पुलिस वालों का जिस तरीके से टॉर्चर करता था अतीक अहमद, कुछ किस्से आपसे भी जानना चाहता हूँ। कुछ लोगों को कर्मों का हिसाब इसी जन्म में मिल जाता है, जिस तरीके से उनका भी अंत हुआ, तो क्या कुछ किस्से थे, किस तरीके से एक पुलिस वाला जो उनके पास कभी गया कि आपको थाने चलना है, पूरा किस्सा जी, शुरुआत में यही बताते थे कि जब नया इसने राजनीति और हत्या करके, तो उसके बाद सबसे पहले तो उसने क्या था कि इस्लाम अहमद का कत्ल उसने किया था, मोहम्मद इस्लाम 1978। फिर चांद बाबा का कत्ल किया था अपने गुरु का, जब ये इसका इलेक्शन शुरू हो गया, इलाहाबाद पश्चिम का काउंटिंग के 2 दिन पहले इसने इनका कत्ल कर दिया। फिर पुलिस वाले की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुछ सम्मन लेने गया था, तो सम्मन लेने गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ गद्दी पे आ करके तुम लोग यहाँ पर सम्मन लेके आए। बस उसको भी टॉर्चर चेमे लेगा कि उसकी खाल खरोच करके चौराहे लोथड़ा फिकवा दिया और कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दिया कि ये लोथड़ा पड़ा, जाके ले जाओ और दोबारा हिम्मत मत करना यहाँ आने की। तो इस तरीके का टॉर्चर, और मैं यही कहता हूँ कि तत्कालीन आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसके पहले कि ऐसे कांड ना हो, दोबारा ना हो। आपको गेस्ट हाउस कांड को रीओपन करना होगा, जिसमें मायावती जी को जलाने की इसने कोशिश की, और पूरा वहाँ लखनऊ का भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह आँख पे पट्टी बांध के बैठा रहा। ये जब 3-4 कांड हो रहे थे, बातें तो 9 लाख की सब सुन लीजिए आप सबसे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, सिर्फ मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि आपकी नाक के नीचे, क्योंकि आपके शोज के बाद लोग सोचते थे कि ताऊ आज तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमने क्या किया? उनका हम जब रहेंगे, मेरे डीजीपी पैदाइशी नहीं था, मैं ये तो एसएसपी नैनीताल था, ये एसएसपी एटा था, एसएसपी आगरा, वहाँ रहते हुए अतीक क्या मैं तब करता अगर हमारे एरिया में वो ऑपरेट करता। अगर हमारे एरिया में जिस दिन उसने ऑपरेट करने का मौका दिया 2007 में, हिसाब उसी दिन हो गया।